गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने कोसेट के बारे में समझा था। मेरे ख्याल से कोसेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है कि कोसेट होता क्या है? सबको क्लियर है? ठीक यस सर। ठीक है। यस तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई एच है जो जी का सब ग्रुप हो, तो आप अगर ऐसा करें तो ये राइट क्रोसेट है, और अगर ऐसे लिखें तो ये लेफ्ट क्रोसेट है। मतलब इसका मतलब है एच के हर एलिमेंट और ए के बीच ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया है, इस तरह से क्रोसेट बनाते हैं। और आपने गौर किया कि जितने एलिमेंट एच में हैं उतने ही एलिमेंट एच ए में भी होंगे, उतने ही एलिमेंट एच बी में भी होंगे, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब इसी में एक फंडामेंटल चीज है। कोई भी दो राइट क्रोसेट ले लीजिए, सपोज एच ए और एच बी दो राइट क्रोसेट ले लिए आपने जो एच से बने, तो फिर इनमें बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि कार्डिनलिटी तो सेम होनी ही होनी है। आप समझ रहे हैं, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो इसे एक क्वेश्चन के तौर पर कर लेते हैं। प्रूव दैट देयर इज a one-to-one correspondence between any two right cosets। यहाँ पर लेफ्ट भी बोल सकते थे, राइट cosets of H and G। मतलब कोई भी दो राइट कोसेट ले लीजिए जो एच से बने हैं, उनमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस होगा। तो बेसिकली ये कार्डिनलिटी को बताता है। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन एक फॉर्मल वे में कर लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। दो राइट कोसेट ले लेते हैं, लेट एच ए एच बी be any two right cosets of H in G। अच्छा, एच ए एच बी ले लिया, तो यहाँ पर ए और बी दोनों जी के एलिमेंट मान लीजिए। ठीक। एक मैप डिफाइन करते हैं, लेट अस डिफाइन a map phi from HA to HB such that इसका एलिमेंट उठाइए एच ए का, तो एच ए to HB and this must be true for every H belongs to H। ये हमने मैप डिफाइन किया है। तो हमें बाइजेक्शन दिखाना है, मतलब वन 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 टू दिखाना है इसको। तो हमारा क्लेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लेम होगा फाई इज बाइजेक्शन, दैट इज वन वन एंड ऑन टू। हमें ये दिखाना है। तो बच्चों वन वन कैसे दिखाएं? वन वन कैसे दिखाया जाए इसको? कोई तरीका आपको समझ में आ रहा है? वन वन का तरीका क्या होता है? इमेजेस को इक्वेट करिए। सपोज फाइव एच वन ए इक्वल टू फाइव एच टू ए। ये लेके चलिए, और क्या प्रूफ करेंगे? वन इसको इक्वल टू लेके चलिए, एच वन ए इक्वल टू एच टू ए प्रूफ करेंगे। अच्छा,
फाइव H1A कितना है आपके हिसाब से? 1B. H1A है, H1B इक्वल टू S2B. दिस इम्प्लाइज B कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, H1 इक्वल टू S2 बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, तो ग्रुप में लग सकते हैं कैंसिलेशन लॉ, इसलिए लगा दिया। तो फिर मैं H1 दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा लिख सकता हूं नहीं? Yes, sir. तो बच्चों आप लोग Yes, गौर sir. करिए, कई बार एनालिसिस पढ़ाते समय भी समझा चुका हूं पहले भी, कि सपोज मेरे पास ये HA है क्रोसेट और ये सेट के तौर पर HB, यहाँ का एक एलिमेंट है H1A और दूसरा एलिमेंट है S2A, और ये मैपिंग जो है यहाँ से यहाँ फाई है, जो H1A को H1B पे ले जा रहा है और S2A को S2B पे ले जा रहा है, ये ऐसा है। ठीक हो गया, यही मैप डिफाइन किया है। तो अगर आप करें कि फाइव इमेज ऑफ, ये लेके चले हैं आप, फाइव इमेज ऑफ H1A, मतलब आप ये दोनों बराबर लेके चल रहे हैं रेंज में, जो है रेंज में ये दोनों बराबर लेके चले। अगर आप इन दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं तो मतलब ये दो नहीं है, एक ही है फिर। Yes, sir. अच्छा, तो आपने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, और अगर आप ये दिखा दो कि ये पॉइंट केवल एक ही की इमेज है, तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं? अगर ये दो की इमेज दिखा दें आप तो मैन्यू वन हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो आपने इमेज को एक माना और दिखाया कि वो उसकी जो प्री इमेजेस हैं इधर, ये इधर वाले डोमेन में, ये दोनों भी बराबर है, मतलब ये भी एक ही है। तो एक इमेज ली और बताया कि उसकी प्री इमेज भी एक ही है, तो क्या ये 1-to-1 है या नहीं है? सभी लोगों को क्लियर हो पाया या नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सेकेंड, फाइव इज ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए क्या दिखाएंगे? कोई एलिमेंट उठाइए यहाँ एच बी में, तो वाई किस टाइप का होगा? एच बी टाइप का होगा ना? तो हर एलिमेंट एच बी का, एच का एलिमेंट इंटू बी टाइप का है या नहीं? तो ये भी होगा। ठीक हो गया, तो y आपके पास एच बी है, तो एच बी अगर है तो y फाइव ऑफ एच ए हो सकता है नहीं? बाय डेफिनेशन ऑफ फाइव, फाइव कैसा डिफाइन किया है आपने? एच बी किसके बराबर लिया है आपने, देखिए यहाँ पर एच बी को क्या लिख सकते हैं? फाइव ऑफ एच ए लिख सकते हैं ना? तो आपने एक एलिमेंट एच बी में लिया और बताया कि एच ए में कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज वाई है। तो अब अगर एक बात सोचिए, मैं इधर कोई भी एलिमेंट ले लूं और ये बताऊं कि उसके लिए एक एलिमेंट यहां है, तो फिर राइट साइड में मैं कोई भी एलिमेंट दूं उसकी प्री इमेज मिल जाएगी हमेशा। तो मैपिंग कैसी हो गई बच्चों? On to. ऑन टू, ठीक हो गया फिर। तो फिर दिस इंप्लाइज फाइव इज ऑन टू।
So phi is a bijection. This implies there is one-to-one correspondence. वन टू वन correspondence का मतलब एच ए के हर एलिमेंट के लिए एच बी में भी एक एलिमेंट मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग। उल्टा भी सही है, एच बी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एच ए में भी मिलेगा। तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम है बिटवीन एनी टू राइट क्रोसेट्स ऑफ एच एन जी। तो इससे कार्डिनलिटी वाला इश्यू सॉल्व हुआ। सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर इसी तरह से लेफ्ट के लिए भी कर सकते हैं और एक लेफ्ट और एक राइट के लिए भी कर सकते हैं। तो खैर मैं अब इस पे नहीं जा रहा हूं, तो लिखा देते हैं सिमिलर रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड फॉर any two left cosets of HNG, or second for a left and a right coset of HNG। अब लेफ्ट से और राइट में मैपिंग डिफाइन करके ऐसा भी किया जा सकता है, कार्डिनलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब अगर लेफ्ट क्रोसेट और राइट क्रोसेट के बारे में इतना हमें समझ में आ ही गया है, तो फिर अब हम ये प्रूव कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से हम बार बार कहते आ रहे हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ H is a subgroup of G, then order of H divides order of G, but converse may not be true। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन कोई नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो जरूरी नहीं। बीच में कुछ दिन पहले भी इस पे बातचीत हुई थी थोड़ी देर, क्या आप लोग समझ पाए हैं? यस सर। ठीक, तो इसका प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर n है and H is a subgroup of G। Let A belongs to, या A1 ले लेते हैं। A1 आपके पास G में ले लेते हैं। Then HA1 will be a right coset of H in G, will be a right coset of H in G with HA1 की कार्डिनलिटी उतनी होगी जितनी H की कार्डिनलिटी होगी। This and HA1 intersection H will be 5। ये बात ठीक है?
अरे भाई, आज जवाब ही नहीं दे पा रहे हो आप लोग, क्या हो गया? ये बहुत ही सरल चीज है जो जवाब देने लायक लग ही नहीं पा रही है। इन अ सिमिलर वे, we can form other right cosets. HA2, HA3, HAR मान लो of H in G such that HAI की कार्डिनलिटी उतनी होगी जितनी HAJ की कार्डिनलिटी होगी फॉर एवरी IJ, और कोई भी HAI और कोई भी HAJ इंटरसेक्शन फाई होगा फॉर एवरी I विच इज नॉट इक्वल टू J। तो आप डिसजॉइंट में बांटे जा रहे हैं, ठीक हो गया। बट ऑर्डर ऑफ जी अगर फाइनाइट है, देन जी इक्वल टू H यूनियन HA1 यूनियन HAR। ऐसा होगा या नहीं? ये H हटा ही दीजिए, HA1 से ही शुरू कर लो, क्या दिक्कत है? तब भी कोई बात। मान लो ये कोसेट बने आपके और सब डिसजॉइंट भी है, तो फिर ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस एंड सो ऑन, ऑर्डर ऑफ HAR, क्योंकि कॉमन तो कोई एलिमेंट है नहीं किसी भी दो में, सब में डिफरेंट एलिमेंट है। तो और ये ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ H कितनी बार हो गया? R times. R टाइम्स। तो R टाइम्स ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू N। ये क्या बता रहा है आपको? दिस implies since order of H divides R times order of H, Yes, this sir. implies order of H divides N, this implies order of H divides order of G। यही प्रूव करना था। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में ना आया हो तो बताइएगा। एक्चुअली लैग्रेंज थ्योरम ये ज्यादा अच्छे तरीके से बताती है कि किस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हो सकता। ये गारंटी ज्यादा अच्छे तरीके से देती है। ऐसा है या नहीं, सोचिए तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात लिखा देते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। कोई अगर ऐसे समझाता लेबनिज थ्योरम को, एक्चुअली दिस थ्योरम, आज की टाइमिंग के लिए कोई कंफ्यूजन था क्या? 8 बजे वाली क्लास के लिए नो सर। ये सर। एक लिखी का मैसेज अब आ रहा है कि आज क्या टाइम है। एक्चुअली दिस थ्योरम, क्योंकि अगर टाइम बदला नहीं है तो फिर वही होगा, मैं मान के चल रहा था, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो मैं अभी भेजता हूँ क्लास के बाद फिर मैसेज। एक्चुअली दिस थ्योरम टेल्स दैट of which order
a subgroup is not possible. For example, if order of G n है, then we can't find, ऐसे लिख देना, a subgroup of order m where m does not divide n. ऐसे ठीक हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So possible subgroups, ये लाइन भी लिख देते हैं यार, ये भी ठीक है. Possible subgroups will be among divisors of n. n के जो डिवाइजर हैं उसी ऑर्डर के. सो S2 थोड़ा और बेहतर, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स. ये ठीक लाइन बन रही है ना? जो सब ग्रुप के ऑर्डर होंगे वो जो n के डिवाइजर है ना, जो जो बस उन्हीं में से होंगे, लेकिन हर डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप हो जरूरी नहीं है. ये हमने थ्योरम में बोला है. कन्वर्स पार्ट के लिए मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है. एक्चुअली परमुटेशन ग्रुप्स बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल बहुत देते हैं. और इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने परमुटेशन ग्रुप को हाथ ही नहीं लगाया अभी तक, तो वो अलग से बताना है. ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं पहले परमुटेशन ग्रुप्स पे ही आऊंगा, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप बहुत सारे रिच होते हैं एग्जाम्पल्स के मामले में. तो पहले उनको हम कर लेंगे, तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे. तो इस थ्योरम का जो काउंटर एग्जाम्पल है बच्चों, वो फिर वहीं पर आ जाएगा. हम लोग काउंटर एग्जाम्पल जिस समय देंगे, ऑल परमुटेशंस के ग्रुप S4 ले लेंगे और उसका A4 ले लेंगे हम. तो उसमें हम लोग रेट दिखा देंगे कि सब ग्रुप ये कन्वर्स क्यों सही नहीं है. वो एग्जाम्पल ज्यादा इजी है. आप काउंटर एग्जाम्पल के लिए जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो आप चाहें तो आधा पेज या थोड़ा उससे ज्यादा छोड़ दें, या एक पेज ही छोड़ दें कन्वर्स के लिए. बाद में जिस समय बताया जाएगा वहां एडजस्ट कर लीजिएगा. तो नोट्स में आपके पास कन्वर्स वहीं पर आ जाएगा. दूसरा हमने यहाँ पर ये बताया है कि आपसे, एक तो मैंने ये कहा कि कन्वर्स जो है काउंटर एग्जाम्पल देना है, वो जगह आप छोड़ दीजिए. दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है, क्या कन्वर्स कभी भी सही नहीं है? तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर कब? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स. क्या ये समझ में आता है? ये बताया था मैंने. अरे हाँ या ना तो बोल दो यार. यस सर बताए. तो हाँ कहने में दिक्कत क्यों आ रही है बच्चों इतनी? ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूं मैं इसको, तो आप पीछे वाले उसमें देख लीजिएगा जो लेक्चर्स हैं. तो लैग्रेंज थ्योरम के बारे में थोड़ी सी समझ हमारी बनी, लेकिन काउंटर एग्जांपल अभी नहीं, तो थोड़ा सा उससे दिक्कत है. अब एक नई डेफिनेशन आती है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप. आप में से कोई जानते हैं कि क्या होता है?
किसी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ कोसेट्स। हम्म the index of a subgroup H of a group G is defined as the number of distinct, या तो राइट ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए, कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, और कई बुक से ऐसे लिखा है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी मतलब नंबर ऑफ राइट या लेफ्ट, क्योंकि बराबर ही बनते हैं वो, राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो राइट या लेफ्ट कोसेट जितने भी बनेंगे उस संख्या को इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स में समझा पाया क्या हुआ? तो इसमें आपके पास एक छोटी सी थ्योरम आ जाएगी। अब वैसे तो ये आपको पता ही हो गया, लेकिन फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। इंडेक्स जो होता है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लेवरेंज से ही आ गया वैसे तो। द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी divides the order of the group. और दूसरा, कभी भी इंडेक्स कितना है पूछेंगे तो ये इतना ही आता है जितना जी का ऑर्डर अपॉन एच का ऑर्डर होता है। क्या आप इसका प्रूफ कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर, लैग्रेंज से ही हो जाएगा। हाँ, लेवरेंज से ही हो जाएगा कि फाइनाइट ग्रुप है तो ग्रुप के ऑर्डर से आप डिफाइन करेंगे, जैसा अभी आया था कि अगर आप इसे n लेते हैं तो वो r टाइम्स ऑर्डर ऑफ h आ गया था। तो जाहिर सी बात है, आप इसे और इसे सोचिएगा, ये r आपके पास नेचुरल नंबर है। अगर आप ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच कर रहे हैं और वो आपके पास r आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये चीज क्या बता रही है? ठीक, ये अपने सर आप आर को ये डिवाइड करेगा, ठीक है Yes, ना? हाँ, तो और इंडेक्स की संख्या टोटल जो है वो डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रहा है, और वो ऐसा ले लें, ये भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच भी नेचुरल नंबर ही होगा। किसी भी ग्रुप में या सब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, भाई कम से कम आइडेंटिटी तो होगा ही, क्योंकि आप बात तो नॉन एम्प्टी के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इंडेक्स मेरे ख्याल से इसमें थ्योरम जैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसा ही समझिए। आपको लैग्रेंज वाला ही काम करना है यहाँ पर। तो अब आपको ये पता लग गया कि इंडेक्स क्या होता है, और जो इंडेक्स है वो निकालना है तो सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दीजिए, इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स मतलब कितने कोसेट बनेंगे। तो बच्चों, अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो एक ग्रुप लिया था, साइक्लिक ग्रुप लिया था, और उसका ऑर्डर 10 लिया था, अगर आपको याद हो। ये जो जी था वो किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा था, और मैंने इसके दो सब ग्रुप ले लिए थे, एच और के। तो मैंने आपको कोसेट बना बना के दिखाए कि कितने बनेंगे, याद है आप लोगों को पिछले Yes, लेक्चर? Yes, sir.
हाँ, तो प्लीज आप लोग इसमें एच और के की संख्या अब आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। वहां मैंने ये शॉर्टकट नहीं बताया, वहां मैं लगे रहा है कॉमन मैन कैसे करता है, हमने थ्योरी वहां से शुरू की है। मैथमेटिक्स में हमेशा पढ़ाते समय बहुत ज्यादा 30 मार्क का बनने की जरूरत नहीं है। कभी भी जब आप पढ़ाएं किसी को, आप उसे ना उस लेवल से शुरू करें जिस लेवल पे वो सामने वाला जानता है या जानती है। सामने जो स्टूडेंट का लेवल है, आप पहले खुद वहां तक पहुंचिए और फिर वहां से धीरे धीरे उसको अपग्रेड करिए। बच्चे को कभी भी नहीं लगेगा कि जर्क जैसा कुछ है। जैसा नहीं तो हमारे कई साथी पढ़ाते हैं उसमें झटके ही लगते रहते हैं, या हमें जैसा पढ़ाया गया हम झटके ही खाते रहे। हमें समझ ही नहीं आया कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं लगातार सीखने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ कि चीजों को और सरल कैसे बनाया जाए और बातचीत कैसे की जाए। अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश महसूस होती है मुझे अपने पढ़ाने में, और कई बार चाह के भी नहीं कर पाता बच्चों, क्योंकि इतने सारे पेपर पढ़ाने होते हैं और इतना है। अगर किसी एक सेमेस्टर में एक ही पेपर की वो होता है कि एक ही पढ़ाना है इस बार बस, तो शायद मुझे कई बार महसूस होता है मैं एक ही में ना बहुत अच्छे तरीके से समझाता चीजों को, और जल्दी करते हैं। यही तरीका कोशिश करिएगा भविष्य में आप भी रखिए। टीचिंग, हाँ, आपको जो आता है वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं है। वो आपको आता होगा, ठीक है, आपने उस तरह से लेना है कि सामने वाले को कभी जर्क जैसा महसूस ना हो। बहुत आराम से चीजें डेवलप, धीरे धीरे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। यहां से एक चीज और हम लोग अब कर सकते हैं। मैंने आपको एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर के बारे में बताया था ना। ग्रुप का ऑर्डर तो हो गया कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर है कि किसी भी एलिमेंट को खुद के साथ ना, खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट किया जाए, खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। तो जाहिर सी बात है एलिमेंट ऑर्डर अलग चीज है, ग्रुप ऑर्डर अलग चीज है। ठीक है, दोनों अलग हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि इनमें कोई रिलेशनशिप लाई जा सके? क्या किसी को मालूम है? यस सर, एलिमेंट अगर हम ग्रुप के ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, एक और भी है। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है बच्चों, तो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर ग्रुप 30 ऑर्डर का मैंने लिया है, तो क्या मैं उसमें 32 ऑर्डर का एलिमेंट ला सकता हूं? नो सर। किसी भी ग्रुप में ग्रुप का जो ऑर्डर है उससे बड़ा ऑर्डर का एलिमेंट संभव? हेलो, ये बात समझ रहे हैं? यस सर। किसी भी ग्रुप में जितना ऑर्डर ग्रुप का है उससे बड़े ऑर्डर का एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सामने थ्योरम है ये बता रही है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है, इससे ये समझ में आया आपको कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर। डिवाइड करने वाला नंबर या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनाइट ग्रुप के मामले में है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कुछ मान लेते हैं n, और एलिमेंट का ऑर्डर भी कुछ मान लेते हैं m। अगर a का ऑर्डर m है, इसका मतलब है m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर
such that a to the power m equal to e। ठीक है, 80 डिफरेंट पावर का एक कलेक्शन ले लेते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर m माइनस 1 और a टू द पावर m तो फिर e ही होगा। मतलब a एक एलिमेंट लिया, उसकी डिफरेंट पावर को आप करते रहिए तो आइडेंटिटी तक, उससे ज्यादा भी करेंगे तो इन्हीं में से घूमता फिरता रहेगा। तो दिस विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, है या नहीं? यस सर। तो ये सब ग्रुप है, तो बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या आएगा? एस डिवाइड ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड जी, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच। चलो अभी ऐसे लिख दिया तो ऐसे लिख दो यार, दोनों को। तो एच का ऑर्डर क्या है बच्चों, दिख रहा है आपको? पहली बात तो हमें दो चीजें समझ में आ गई यहां से, बड़ा बहुत आसान चीज है। आपका अगर एलिमेंट ऑर्डर m है ना, तो आप उससे m ऑर्डर का एक सब ग्रुप बना सकते हो। एक बात ये भी तो समझ में आई, यस सर। किसी एलिमेंट का ऑर्डर जितना होता है बच्चों, आप उसी से एक सब ग्रुप बना सकते हो या ग्रुप बना सकते हो अपने आप में, उसी की डिफरेंट पावर से। और ग्रुप का ऑर्डर भी वही होगा जो एलिमेंट का ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर m है तो m ऑर्डर का सब ग्रुप मैंने बना दिया, बाकी लैग्रेंज थ्योरम लगा दी। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सर ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर उस ऑर्डर के सब ग्रुप को जनरेट करता है पहले तो, और सब ग्रुप तो करेगा ही करेगा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड। बस ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, भले ही छोटा सा दिख रहा हो। यहां से वो रिजल्ट भी निकाल सकते हैं जो कपिल ने शुरू में बोला था, जब मैंने आपसे कहा था कि क्या दोनों में कोई रिलेशनशिप है। एलिमेंट ऑर्डर, ये देखिए, आपने कहा कि m डिवाइड्स n है, तो इसका मतलब n इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा होगा, कोई लैम्डा कोई नेचुरल नंबर होगा। नाउ a जो है उसमें g का ऑर्डर, g का ऑर्डर कितना है, हमने क्या लिखा है n, उसको क्या लिख सकते हैं हम, m लैम्डा, लैम्डा, a की पावर m की पावर लैम्डा, a की पावर a का ऑर्डर m ले रखा है, तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपने ये बोला था कपिल कि किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उसकी पावर में ग्रुप का ऑर्डर रख दीजिए, आइडेंटिटी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना, इसका अपना ऑर्डर तो या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे कम ही होगा। अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तब भी आइडेंटिटी है, और ग्रुप के ऑर्डर से कम है ए का ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर। क्यों, ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक, तो मैंने ये चीज तो ये निकाल दी। दूसरा यहीं से एक कंक्लूजन और निकाल देते हैं। इफ n और a नेचुरल नंबर हैं सच दैट दोनों रिलेटिवली प्राइम ले लें, जीसीडी ऑफ n एंड a इक्वल टू 1, देन a to the power 5n is congruent to 1 modulo n, where 5 is Euler's 5 function। 5 फंक्शन तो मैंने पढ़ा दिया ना, अरे ऑयलर 5 फंक्शन पढ़ाया है ग्रुप थ्योरी में या नहीं?
यस सर। आप लोगों ने नंबर ऑफ डिवाइजर निकाले हैं ना फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, तो पढ़ा है। तो कभी भी अगर n और a रिलेटिवली प्राइम है तो मॉड्यूलो n पर a टू द पावर 5n हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा। अब आप लोग महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आजकल आप में से अधिकतर लोग दोनों पेपर पढ़ रहे हैं, नंबर थ्योरी भी और अलजेब्रा भी, तो आप देख रहे होंगे कि चीजें एक जगह पढ़ो दूसरी जगह यूज आ जा रही हैं। अभी तो आप नेट्स में देखेंगे ऑयलर के कई जो पाई फंक्शन, कोसेंट, सिग्मा फंक्शन, थीटा फंक्शन, ये सारे आएंगे अभी नंबर थ्योरी में डिटेल। अच्छा, एक बात बताइए, हम ये जानते हैं ना कि UN इज अ ग्रुप यस सर। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कितना? एन। ठीक हो गया। और जो UN ग्रुप होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आई एन। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, यही आते हैं। यस सर। रिलेटिवली प्राइम टू n, तो भाई इसी को तो ऑयलर फंक्शन बोला है भाई। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, since a is relatively prime to n, तो मैं a को un का एलिमेंट मान सकता हूं या नहीं? यस सर। तो a टू द पावर ऑर्डर ऑफ un करूंगा तो क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी। हाँ, मतलब इसमें 1 होती है आइडेंटिटी, तो 1 आ जाना चाहिए। यस तो सर। ये कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 1। ये किसमें आ रहा है? UN में। UN में ऑपरेशन क्या है? तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं उस ऑपरेशन के तहत? यस सर। नंबर थ्योरी वालों का हो सकता है नजरिया अलग हो, अभी ग्रुप थ्योरी वालों का नजरिया ये है। ग्रुप थ्योरी में आप ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. बस, तो काफी शानदार रिजल्ट है। एप्लीकेशन हम लोग इसके वहां पढ़ेंगे, और यहीं से आप नेक्स्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट को फर्मास थ्योरम भी कहते हैं आप लोग, इसको ऑयलर कहते होंगे मेरे ख्याल से, ये ऑयलर्स थ्योरम भी कहते हैं कई लोग इसको। ऑयलर की इतनी थ्योरम है कि कौन सी वाली थ्योरम बतानी पड़ती है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसी में फरमास थ्योरम है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, इसका पर्टिकुलर केस है, जो ऊपर वाली थ्योरम हुई है अभी, इसका पर्टिकुलर है। p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर, then a to the power p congruent a modulo p। क्या आप इसका प्रूफ सोच सकते हैं? p प्राइम है, एक नंबर भी प्राइम हो सर ए एंड पी। तो उनका जो जीसीडी होगा वो 1 ही आएगा ना, मतलब वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। यस सर। और 5p कितना आ जाएगा? ऑयलर 5 फंक्शन ऑफ p
पी से छोटे जो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम हो सभी आ जाएंगे, पी से छोटे जितने हैं। यस सर। सिंस ए टू द पावर 5p, अभी जो n था उसको जो p रख दो, तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p होना चाहिए ना। यस सर। तो a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, या दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करो, a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। तो फर्मास थ्योरम जो है ऑयलर से डायरेक्टली दो लाइन में आ जाती है, लेकिन इससे फर्मा की अपनी वैल्यू कम नहीं होती, क्योंकि फर्मा ने जो किया था प्रूफ वो ऑयलर को देख के थोड़ी किया था, उसने अपनी मेहनत से किया है पूरा। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। क्या यहां से हम ये रिजल्ट कर सकते हैं अब? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो वो साइक्लिक होगा। यस सर। ये प्रूफ आप लोग कर सकते हैं या नहीं बच्चों? मैं ये प्रूफ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कर सकते हैं। ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? या तो 1 या जी का ऑर्डर ही होगा ना, या तो आइडेंटिटी तो ट्रिवियल हुआ। यस सर। अब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर है प्राइम नंबर, तो क्या होगा? ए की पावर पी डिवाइड कर पाएगा। तो ए डिवाइड करेगा पी को, तो ए का ऑर्डर भी वही होगा ना जो पी का ऑर्डर होगा। यस सर। यस सर। दूसरा बच्चों, ए तो आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ग्रुप में कोई दूसरा एलिमेंट उठा लीजिए बी, तो बी का ऑर्डर भी वही होगा जो ग्रुप का ऑर्डर होगा। सोचो। यस सर। तो हर एलिमेंट जनरेटर हो जाएगा या नहीं? क्योंकि Yes, हर sir. एलिमेंट का ऑर्डर वही होगा जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी छोड़ के। यस सर। क्या बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं? अरे भाई प्राइम नंबर का कोई ले लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कुछ ले लो, 17 ले लो। तो बच्चों ग्रुप में 17 एलिमेंट हैं, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर तो 1 है, छोड़ो। बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 तो होना है नहीं, और 17 से बड़ा भी नहीं हो सकता एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो क्या चॉइस है बताओ तो? सो 1 and 17। 1 तो केवल आइडेंटिटी का है बस, और किसी का हो ही नहीं सकता। यस सर। तो बाकी सारे एलिमेंट जितने बचे, 16 एलिमेंट जो बचे, उन सबका ऑर्डर क्या होगा? सर 17 होना चाहिए। तो वो हर एक एलिमेंट जनरेटर हो गया ना फिर। यस सर। हर एक एलिमेंट जनरेटर हुआ भाई साइक्लिक ग्रुप का फिर तो, क्योंकि वैसे भी 5p निकालोगे p माइनस 1 आता है ना। अरे 5n निकालते हो ना जनरेटर फाइनाइट में। यस सर। तो प्राइम ऑर्डर का बच्चों अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी छोड़ के बाकी हर एलिमेंट उसका जनरेटर है, और हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता।
और क्योंकि साइक्लिक हमेशा एबिलियन होता है, ये पढ़ाया था मैंने, यस सर। तो इसका मतलब प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ले लो, वो क्या होता है? एबिलियन। पहले वो साइक्लिक हुआ और वाया साइक्लिक एबिलियन हो गया। तो क्या मैं इतना समझा पाया आप लोगों को अभी? ये सारी चीजें Yes, sir. आपको सबको आ गई हैं? यस सर। हाँ, चलिए इतना ही मुझे लगता है अभी कराना चाहिए, कॉलेज भी जाना है मुझे अभी। आप लोग बताइए, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है?